नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, हम कहें कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जब बात लोकतंत्र की आती है तो फिर उसमें मनोनीत प्रधानमंत्री के बजाय निर्वाचित प्रधानमंत्री की वैल्यू आप कह सकते हैं कि ज्यादा बढ़ जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू क्योंकि पहली बार एडविना की कृपा से, एडविना की दोस्ती की वजह से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं था, जो भी कुछ किया वो एडविना ने किया। किस तरीके से किया? बहुत सारी किताबों से इतिहास भरा पड़ा है कि प्रधानमंत्री कैसे बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद और बनने के समय इस देश में क्या क्या हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। पहली बार जब चुनाव हुए, चुनाव आयोग की स्थापना हुई, तो उस वक्त चूंकि सत्ता नेहरू के आसपास घूम रही थी, इसलिए नेहरू का प्रभाव उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, आजादी के लगभग 60 से 70 साल बाद जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके उस समय और उसके बाद तक जिस तरीके की चुनौतियां देश के सामने थी और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार था, लेकिन आज की परिस्थिति में क्षेत्रीय दलों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बावजूद इसके लगातार 3 बार चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज होना, और ऐसा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और शायद उम्मीद भी है कि चौथी बार भी वो ऐसा कारनामा करके जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा कार्यकाल का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसको भी पूरा कर लेंगे। इसलिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन विषय जो है वो हमारा ये नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी आलोचनाओं के बावजूद, और जब आलोचनाओं की बात आती है तो सरकार जो काम करती है उसके फैसलों की आलोचना होती है। कई बार हम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कुछ फैसलों से सहमत नहीं होते, तो सहमत नहीं होते तो हम आलोचना करते हैं। लेकिन इस देश में 2014 के पहले सत्ता के साथ जो मलाई चाटने वाला एक वर्ग विशेष था, अब उसके पिछवाड़े में आप कह सकते हैं कि इस तरीके की आग लगी हुई है कि बरनोल से भी जो है वो लगाने से वो बुझ नहीं रही, शांत नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? और उनके बुद्धि का अगर हम आकलन करें तो बुद्धि के आकलन की प्रकाष्ठा देखिए। ऐसे ऐसे महानुभाव और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपको और हमें जो है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह अलग बात है कि उनका प्रभाव जब चुनाव आते हैं तो जीरो हो जाता है। आप देखिए रवीश कुमार, ध्रुव राठी करोड़ों सब्सक्राइबर होने के बाद में वो ना तो एक सीट का जो है वो परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं, ना हैसियत रखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। तो ज्यादातर जो फॉलोवर्स है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे देश जो हमेशा भारत के खिलाफ रहे हों, उनको खुश करने के लिए ये लोग उसी तरीके का काम करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमारे चर्चा का विषय है जोजिला पास टनल, जिसका निर्माण पिछले 2 दिन से सुर्खियों में है कि उसकी जो आखिरी अवरोधक जो बाधा थी उसको पार कर लिया गया है, ब्लास्ट करके उसको तोड़ दिया गया है। अब तोड़ दिया गया है तो क्या होगा? तो इससे सोनमर्ग का गांदरबल जो जिला है उससे ये 14 किलोमीटर लंबी सुरंग द्रास सेक्टर को जोड़ेगी, जो कि आपको पता है किसका हिस्सा है। तो 14 किलोमीटर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसको समझने के लिए जब हम 1999 के कारगिल युद्ध को देखते हैं तो कारगिल युद्ध में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, और वो था किसी भी तरीके से लेह लद्दाख कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है भारत के साथ उसको तोड़ दिया जाए, जो हाईवे है उनको टारगेट किया जाए। और उसमें वो कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन आजादी के बाद से ही सबसे बड़ी समस्या जो थी वो यही थी कि लद्दाख से लेकर सियाचिन, आप बात करिए जम्मू कश्मीर,
भारत की कनेक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से जो आर्मी को, सेना को जो उपकरण चाहिए, जो सामग्रियां चाहिए थी, वो उसकी पहुंच जो है वो हो ही नहीं पाती थी। लेकिन उन 2014 के बाद से उस अवरोध को पार करते हुए, आप कहें कि उस बाधा को पार करते हुए, इस सरकार के कुछ ऐसे फैसले, और वो फैसले कौन से हैं आप देखिए। वंदे भारत कश्मीर तक जाती है, और खास बात यह है कि जम्मू से कश्मीर तक 270 किलोमीटर का लंबा जो नेशनल हाईवे है, जिसको पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब वो दूरी 5.5 से 6 घंटे में वंदे भारत एक्सप्रेस से आप पूरा कर सकते हैं। जिसमें झेलम और चिनाब नदी के ऊपर जिस तरीके से रेलवे के ब्रिज बनाए गए, पुल बनाए गए, दुनिया में मिसाल। तो आज जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी भारत के बाकी हिस्सों के साथ किस तरीके से है, किस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, किस तरीके से विकास परियोजनाओं के लिए जो है वो लगातार पैसा बहाया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। और इस देश ने वो भी देखा जब जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था। किसकी वजह से होता था? धारा 370 की वजह से। और एक झटके में इस सरकार ने उसको जो है वो हटा दिया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और पहले इतिहास में पहली बार ना उसको, उस मिथक को जो है वो जवाहरलाल नेहरू तोड़ पाए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जम्मू कश्मीर जो कभी हिंदू राजा के नाम से जाना जाता था, उस राजा को भागने के लिए मजबूर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि शेख परिवार के साथ जवाहरलाल नेहरू की नजदीकियां थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंप दी अब्दुल्ला शेख परिवार को, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और इस वक्त उमर अब्दुल्ला। तो 1989 का जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने जो है वो उसका इतिहास पढ़ा। और 2014 के बाद में जिन लोगों को, भले ही जो है वो मोदी विरोध हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जिस तरीके से धारा 370 हटी और उसके बाद में पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, क्योंकि सरकार उस वक्त चुनाव कराने के मूड में नहीं थी। और आप देखिए, जब तक राष्ट्रपति शासन था, आतंकवाद जीरो टॉलरेंस, और जैसे पत्थरबाजी की घटनाएं तो खत्म ही हो गई। 2022 के बाद किसी ने नहीं सुना। और पहली बार आजादी के बाद से एक ऐसा संवेदनशील इलाका जिसमें आतंकवादी घटनाओं की चरम पर रहती थी, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि जिससे पोलिंग बूथ जो है वो अफेक्ट हुए हो। और यह कारनामा हुआ नरेंद्र मोदी के समय। भले ही सरकार उमर अब्दुल्ला की बन गई हो, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद इस देश ने पहलगाम अटैक भी देखा। यह इसका जो है वो ताजा उदाहरण है। लेकिन जब हम विकास कार्यों की बात करते हैं तो लद्दाख, जिसकी कनेक्टिविटी लगभग 4 से 5 महीने जब बर्फ गिरती थी तो भारत के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, आज आप कह सकते हो कि मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस टनल के उद्घाटन के बाद। 9.5 मीटर जो है वो चौड़ी है, दोनों तरफ आने और जाने के लिए इसके लिए जो है वो रास्ता होगा। तो आप सोचकर देखिए कि कनेक्टिविटी कितनी आसान है। और ये कनेक्टिविटी आप पर्यटन की दृष्टि से छोड़ दीजिए, क्योंकि कई लोग जो है वो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं हर बार। पर्यटन अपनी जगह है, लेकिन इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर सोनम वांगचुक जैसे कॉकरोच जो सीजेपी के धरना प्रदर्शन में दिल्ली तक आ सकते हैं, उनके एक ऐसा कोई ट्वीट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा की हो कि इससे लद्दाख की कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ बढ़ेगी और देश के बाकी हिस्सों के साथ में 12 महीने के लिए जो है वो कनेक्टिविटी होगी। इससे लद्दाख में टूरिज्म बढ़ेगा, इससे भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। ऐसा एक भी ट्वीट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग किस तरीके से मोदी विरोध में अंधे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त इनकी हालत ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से रवीश कुमार का रोना धोना चालू है इस जो जोजिला टनल है उसको लेकर। और इनके हिसाब से अगर कोई टनल से जाएगा तो पर्यटन पर जो है वो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो वादियों का नजारा नहीं देख सकता।
तो किसने कहा कि वादियों का जो नजारा देखने वाला है वो इस टनल से ही जाए? वो वादियों का नजारा देखते हुए भी जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी में अगर सेना के किसी वाहन को गुजरना है तो फिर वो वक्त कहां से गुजरेगा? एक ऐसा समय भी था इस देश में, एक ऐसी स्थिति भी थी कि जब पर्यटक जाते थे तो 3-3 महीने तक बर्फ में फंसे रह जाते थे। लेकिन इन लोगों का जो आकलन का तरीका है, वो आकलन का तरीका यह है कि मेरठ से उत्तराखंड तक देहरादून जो एक्सप्रेसवे बना, जो जिसमें समय जो है वो 6 घंटे का रह गया, तो इनके पेट में दर्द यह है कि जल्दी जाकर हम करेंगे क्या? ये वीडियो, ये ट्वीट तो रवीश कुमार का आपने देखा ही होगा। इनका दर्द ये नहीं है कि फ्यूल बचेगा, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, विकास की रफ्तार दौड़ेगी, नहीं। इनका दर्द यह है कि जल्दी पहुंचकर क्या करेंगे। तो एक और महानुभाव जो जेएनयू की पौध है, नस्ल है, इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी में उसको कोई पूछता नहीं है, कन्हैया कुमार। एक्सप्रेसवे बनते ही इसलिए है कि पानी को चुराया जा सके, बिहार के पानी को। अब आप सोच के देखिए कि इनके बुद्धि का स्तर क्या है। और फिर ध्रुव राठी, हर किसी के पास कार नहीं है, इसलिए देश को हाईवेज की जरूरत क्या है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो लगातार सरकारों को चैलेंज दे रहा था कि चैलेंज स्वीकार कर लिए, और आप देखिए जिसके लिए यह चैलेंज दे रहा था, फूटी कोड़ी के पत्रकार और फूटी कोड़ी की वो पार्टियां, उनको उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था और कुछ ध्रुव राठी के प्रशंसक जो है वो उसमें कमेंट बॉक्स में आए थे और बहुत कुछ जो है वो कह के चले गए। और मैं उनको बोल रहा था कि जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उस दिन जो है वो लौटकर जरूर आए, लेकिन सबके सब गायब। तो इनकी स्थिति एक ही जैसी है। और अब इस देश में 4398 दिन का जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड नहीं है, अपने आप में एक ये मिसाल है। और अब जो दर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इनका दर्द आप देखिए, क्योंकि कुछ दरबारी मीडिया के ऐसे बौद्धिक स्तर के लोग जो थे वो पाला बदल रहे हैं, रामचंद्र गुहा जैसे लोग। और वो इसलिए पाला पलट रहे हैं, आप देखिए, रामचंद्र गुहा की बात नहीं है, आप अजीत अंजुम जो रवीश कुमार का बिल्कुल आप कह सकते हो कि जीरोक्स कॉपी है, उसके भी विचार बदल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विचार बदल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस विपक्ष से कुछ नहीं हो सकता, ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्यों बनी हुई है। और अब ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी ये कहें कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी और उसी समय विपक्ष की पार्टियां बिखर रही हो, टूट रही हो, और 2/3 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या एनडीए के खेमे में जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि इस देश में अब बरनौल की कमी होने वाली है। क्योंकि सारा बरनौल लगाने के बावजूद इनको मानसिक शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके ट्वीट का, इनके वीडियो का आप आनंद लेते रहिए, और जो भी फैक्ट्स ये सामने रखते हैं आप उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए, आपको अंदाजा लगेगा कि इनका बौद्धिक स्तर क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।